हेलो दोस्तों और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भीष्म साहनी की एक बहुत ही मशहूर कहानी चीफ की दावत के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो समाज, हमारे रिश्तों और तरक्की पाने की कीमत पर ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं इसी सवाल से। क्या कभी ऐसा होता है कि किसी को खुश करने के लिए या समाज में थोड़ा ऊंचा दिखने के चक्कर में हम अपने ही किसी करीबी को, किसी अपने को नजरअंदाज कर देते हैं? ये सवाल ही चीफ की दावत कहानी का आप कह सकते हैं दिल है, और आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। तो आज हम इस कहानी को कैसे समझेंगे? देखिए, हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। पहले हम देखेंगे कि कैसे दिखावा अपनों पर भारी पड़ जाता है। फिर दावत की तैयारियों में जो उलझनें आती हैं उनको समझेंगे। उसके बाद कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, चीफ और माँ का आमना सामना। और आखिर में एक माँ के त्याग और इस कहानी के पीछे जो असल सच्चाई छिपी है उसे उजागर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये हिस्सा हमें उस दुनिया में ले जाता है जहां बाहरी चमक दमक ना अपनों से ज्यादा जरूरी हो जाती है। एक ऐसी दुनिया जहां रिश्ते तरक्की की सीढ़ी चढ़ने के रास्ते में एक रुकावट बन जाते हैं। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट लेखक के बारे में बात कर लेते हैं। भीष्म साहनी, देखिए, वो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के एक बहुत बड़े नाम हैं और उनकी खासियत ये थी कि वो समाज की सच्चाइयों को और इंसानी रिश्तों की उलझनों को बहुत ही सिंपल लेकिन गहरी भाषा में लिख देते थे। ऐसा लगता था जैसे उनकी कलम किरदारों के मन का तूफान सीधे कागज पर उतार देती हो। तो कहानी शुरू होती है मिस्टर श्यामनाथ के घर से। घर में ना एक अजीब सी बेचैनी और भागदौड़ का माहौल है। पता चलता है कि उनके ऑफिस के चीफ यानी उनके बॉस आज रात डिनर पर आ रहे हैं। घर का हर कोना चमकाया जा रहा है और पति पत्नी दोनों पसीने में भीगे हुए हैं, मानो किसी जंग की तैयारी चल रही हो। और ये कोई मामूली डिनर पार्टी नहीं है, ये श्यामनाथ के फ्यूचर का सवाल है। उनका प्रमोशन, उनकी तरक्की, सब कुछ इस एक शाम पर टिका है। अगर चीफ खुश हो गए तो समझ लीजिए श्यामनाथ की जिंदगी ही बदल जाएगी। इसलिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन इस परफेक्ट शाम के प्लान में एक अड़चन है। और वो अड़चन कौन है? श्यामनाथ की अपनी बूढ़ी माँ। श्यामनाथ को लगता है कि उनकी गांव की अनपढ़ पुराने ख्यालों वाली माँ उनके मॉडर्न साहब के सामने उनकी नाक कटवा देगी। सोचिए, जो माँ कभी उनका सबसे बड़ा सहारा थी, आज वही उन्हें एक बोझ, एक रुकावट लग रही है। तो अब चलते हैं दूसरे हिस्से पर और देखते हैं कि ये उलझन कैसे और बढ़ती है। यहाँ हम श्यामनाथ के मन में बैठे डर को और अपनी ही माँ के साथ उसके बर्ताव को और करीब से देखेंगे। और यही वो हिस्सा है जो हमें कहानी की सबसे कड़वी सच्चाई दिखाता है। श्यामनाथ अपनी माँ को मेहमानों से छिपाने के लिए एक पूरा प्लान बनाता है। वो एक एक करके उन्हें हिदायतें देता है, जैसे किसी कैदी को दे रहा हो। तुम जल्दी खाना खा लेना, फिर बाहर बरामदे में बैठना, और सुनो, जब मेहमान आ जाए ना तो तुम गुस्लखाने के पास जाकर छिप जाना, और सबसे जरूरी बात, सो मत जाना। ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ये तो बेइज्जती का एक पूरा सिलसिला है। जरा श्यामनाथ के ये शब्द सुनिए, कितने चुभते हैं। वो अपनी माँ से कहता है, सोना मत, क्योंकि तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर तक जाती है। इन शब्दों में चिंता नहीं, सिर्फ अपमान है। वो अपनी माँ की उम्र, उनकी बीमारी को भी अपनी शर्मिंदगी का कारण बना लेता है। जब श्यामनाथ माँ को ढंग के कपड़े और चूड़ियां पहनने को कहता है तो माँ का जवाब आता है, और ये कहानी का शायद सबसे इमोशनल मोमेंट है। वो धीरे से याद दिलाती हैं, चूड़ियां कहाँ से लाऊं बेटा? तुम तो जानते हो, सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। बस इस एक लाइन में उस माँ का पूरा त्याग छिपा है, जिसे उसका बेटा आज अपनी तरक्की का कांटा समझ रहा है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां श्यामनाथ का सबसे बड़ा डर सच होने वाला है। जिस चीज को वो सबसे ज्यादा छिपाने की कोशिश कर रहा था, वही सबके सामने आने वाली है। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पार्टी एकदम बढ़िया चल रही थी। ड्रिंक्स के बाद जैसे ही सब लोग खाने के लिए बाहर बरामदे की तरफ बढ़े, श्यामनाथ के तो होश ही उड़ गए। सामने कुर्सी पर माँ बैठी बैठी सो गई थीं। उनका सिर एक तरफ से दूसरी तरफ झूल रहा था और मुंह से जोर जोर के खर्राटों की आवाज आ रही थी। श्यामनाथ का सारा नशा एक पल में उतर गया। उसे लगा जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। एक तरफ मेहमानों की पत्नियां दबी दबी हंसी हंस रही थीं और श्यामनाथ शर्म से पानी पानी हो रहा था। लेकिन चीफ का रिएक्शन वो बिल्कुल अलग था। उन्होंने माँ को देखकर बस इतना कहा, पुअर डियर, यानी बेचारी।
उनके बस इस एक शब्द ने पूरे माहौल की कड़वाहट को मिटा दिया और कहानी को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। एक ऐसी दिशा जिसकी शामनाथ ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसके बाद जो हुआ वो तो और भी दिलचस्प था। चीफ हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े, पर माँ इतनी घबराई हुई थी कि उन्होंने सीधे हाथ की जगह उल्टा हाथ आगे कर दिया। फिर शामनाथ ने जबरदस्ती की तो उन्होंने एक पुराना देहाती सा शादी का गीत गा दिया। और शामनाथ की हैरानी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा जब चीफ ये सुनकर खुशी से झूम उठे और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। मतलब माँ की उसी सादगी ने, उसी असलियत ने साहब का दिल जीत लिया था। तो अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। जिस माँ को शामनाथ अभी तक एक प्रॉब्लम समझ रहा था, अचानक वही माँ उसकी तरक्की का सबसे बड़ा जरिया बन जाती है। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे रिश्ते बदलते हैं, जहाँ भावनाओं की जगह सिर्फ फायदा ले लेता है। चीफ को जब पता चलता है कि माँ गांव की है तो वो बहुत खुश होते हैं। वो पंजाब की पुरानी कलाकारी, वहाँ की फुलकारी के बारे में पूछने लगते हैं। और बस इसी एक पल में शामनाथ को एक मौका दिख जाता है। एक ऐसा मौका जो उसकी तरक्की के सारे बंद दरवाजे खोल सकता है। उसका दिमाग शर्मिंदगी से हटकर सीधे फायदे नुकसान का हिसाब लगाने लगता है। चीफ एक पुरानी फुलकारी देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं। शामनाथ एक पल भी नहीं सोचता, अपनी माँ से पूछे बिना वो तुरंत साहब से वादा कर देता है, ये तो फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा, माँ बना देंगी। सोचिए, एक ही पल में उसने अपनी माँ की कमजोर आंखों और कांपते हाथों को अपनी तरक्की की सीढ़ी बनाने का फैसला कर लिया। पार्टी खत्म होती है। माँ रोते हुए शामनाथ से कहती है कि उसे हरिद्वार भेज दे। और तब शामनाथ का असली स्वार्थी चेहरा सबके सामने आता है। वो कहता है, तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। उसने साफ साफ अपनी माँ की ममता का सौदा अपनी तरक्की से कर लिया। माँ की इच्छा का कोई मोल नहीं, कोई कीमत नहीं। और माँ, आखिर माँ तो माँ होती है। जैसे ही वो अपने बेटे की तरक्की की बात सुनती हैं, उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वो अपनी कमजोर नज़र, अपना सारा दुख, हरिद्वार जाने की अपनी इच्छा, सब कुछ एक पल में भूल जाती हैं और फुलकारी बनाने के लिए हाँ कर देती हैं। एक बार फिर अपने बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए वो खुद को कुर्बान करने को तैयार हो जाती हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? चलिए अब आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर चलते हैं। यहाँ हम इस कहानी के गहरे संदेशों को समझेंगे और उन सामाजिक सच्चाइयों को देखेंगे जो भीष्म साहनी ने तब लिखी थी और जो आज भी उतनी ही सच हैं। देखिए, इस कहानी में कई बहुत ज़रूरी थीम्स हैं। एक तो है मिडिल क्लास की दिखावे वाली सोच और उसका दोगलापन। फिर है सोशल स्टेटस का प्रेशर और इस प्रेशर में कैसे हमारे पारिवारिक मूल्य खत्म हो जाते हैं। ये कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे हम अपने बुजुर्गों को एक चीज़, एक ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगते हैं। और इन सब के ऊपर ये कहानी है एक माँ के निस्वार्थ प्यार की, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। और इस दोगलेपन का सबसे बड़ा उदाहरण है शामनाथ का किरदार। जरा इस स्लाइड पर देखिए। दुनिया के सामने वो कितना मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी जड़ों से, अपनी माँ से शर्मिंदा है। पब्लिक में वो एक अच्छा बेटा होने का नाटक करता है, पर असल में वो स्वार्थी और मतलबी है। बॉस के लिए उसके मन में इज्जत है, पर अपनी माँ के लिए सिर्फ क्रूरता। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। भीष्म साहनी ने ये कहानी तो कई दशक पहले लिखी थी, पर क्या आज हालात बदल गए हैं? क्या आज भी हम अपनी तरक्की के लिए, अपने सोशल स्टेटस के लिए